टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान। इतिहास का पाठ 23 आधुनिक भारत का इतिहास। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत के प्रथम वायसराय था। कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह घटित हुआ था। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। अंग्रेजी सेना से भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और उनके हाथों से तोपखाने का अधिकार छीन लिया गया। इसी के समय में सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इससे विधवाओं को पुनर्विवाह जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कैनिंग के शासन काल में 1856 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एकक उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हुई। कैनिंग ने मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया। 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की। 1861 ईस्वी में इसने इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित किया और पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किए गए व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राजविलय नीति को समाप्त कर दिया। कैनिंग ने सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में रेलवे लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करवाया। इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री जॉन बिल्सन इसी के समय 1859 ईस्वी में भारत आया था। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन बिल्सन के परामर्श पर 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया और आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर यानी टैक्स निश्चित कर दिया। इसी के शासनकाल में 1861 ईस्वी में पारित भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को काउंसिल की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। इस परिषद में पहली बार विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। लॉर्ड एलिंगन 1862 से 63। इसकी महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन का दमन। 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में पहले भारतीय बने जिन्होंने लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत के इलाहाबाद में दोनों स्थानों पर 7 सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। सर जॉन लॉरेंस के समय में 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। आंग्ल भूटानी युद्ध का अंत इस समझौते के साथ हुआ कि अंग्रेज भूटानियों को 5000 रुपये वार्षिक सहायता देंगे। बदले में भूटानियों ने अंग्रेजों को 18 पहाड़ी दर्रे पर अधिकार सौंप दिया। 1865 ईस्वी में सर लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। अफगानिस्तान के प्रति उसने शानदार निष्क्रियता दिखाते हुए हस्तक्षेप नीति अपनाई और अफगानिस्तान के शासक शेर अली से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। इसके शासनकाल में उड़ीसा में 1866 और बुंदेलखंड तथा राजपूताना में 1868-69 में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकालों को देखकर सर लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इसने भी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नीति का पालन जारी रखा। इसने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 ईस्वी में ही इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। मेयो ने रेलवे विभाग का सरलीकरण किया था। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड मेयो के काल में ही शुरू की गई, जो रिपन के काल में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू हुई। इसने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। 1872 ईस्वी में एक अफगान ने चाकू मारकर अंडमान में इसकी हत्या कर दी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था
जिसकी हत्या उसके दफ्तर में ही कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। नॉर्थब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसी के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। व्यापार हेतु सुएज नहर इसी के समय में खुला। इससे भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार में तेजी आई। 1873 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना और तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। उसने बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में उसके पद से हटा दिया था और उसे मद्रास भेज दिया था। इसी के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग्स एडवर्ड सप्तम भारत आए थे। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। साहित्य क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके समय 1876 से 78 के में मध्य भारत, पंजाब, हैदराबाद, बम्बई, मद्रास आदि क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा। लगभग 50 लाख लोग भूख से मर गए थे। रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। नोट: राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश इस प्रतिबंध से विशेषकर प्रभावित हुआ, जबकि पायनियर अखबार ने इस एक्ट का स्वागत समर्थन किया। 1878 ईस्वी में ही लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। इस एक्ट के तहत अब न तो कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता था, न ही शस्त्रों का व्यापार कर सकता था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर साबित कर दिया कि वह भारत आए अन्य सभी वायसरायों में सर्वाधिक उदार था। भारत में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करवाई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, तहसील बोर्ड आदि तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन हुआ। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष करते हुए लॉर्ड लिटन के आदेश को उलट दिया। इसी ने सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे देश में जनगणना करवाई जाती है। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी। 1881 ईस्वी में उसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित कर लागू किया। शैक्षिक सुधारों के तहत रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट 1882 में आई। सरकार ने उसे क्रियान्वित करने का पूरा प्रयत्न किया। रिपन ने भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक न्यायिक सुधार कदम उठाए। इसी की अगली कड़ी थी इलवर्ड विधेयक। इस अधिनियम के तहत भारतीय न्यायाधीश भी अब यूरोपीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। यूरोपवासियों ने रिपन के इलवर्ड विधेयक का प्रबलतम विरोध किया, जिसके कारण इलवर्ड विधेयक को वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इलवर्ड विधेयक के विरोध में किए गए प्रबल विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य को उसके शासक को वापस सौंप दिया था। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय अकाल संहिता अस्तित्व में आई थी। भारतीयों में रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है। भारतीयों में रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता था। रिपन के शासनकाल में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। लॉर्ड रिपन ने अपने विषय में कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। लॉर्ड डफरिन
लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 जिसमें बर्मा को पराजित कर अंग्रेजी राज्य का अंग बना लिया। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.एम. के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट सभी 1885 में पारित हुए। इसी के समय ग्वालियर पर सिंधिया का शासन पुनः हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 इसने सर ड्यूरेंट को अफगानिस्तान भेजा और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करवाया, जिसे डुरंड रेखा नाम से जाना गया। इसने सुधारवादी कदम उठाते हुए 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार स्त्रियों द्वारा 11 घंटे से ज्यादा काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी व्यवस्था की गई। इसी के समय में 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इसके तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और काउंसिल में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की संवैधानिक अनुमति मिली। लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से 99 इसने घोषणा की थी कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। इसके समय में 1895-98 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। इसने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। चित्राल व अफरीदियों द्वारा किए गए विद्रोह इसके समय की प्रमुख घटना थी। अंग्रेजों ने चित्राल को अपने कब्जे में कर लिया और अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 5 कर्जन वायसराय बनने के पूर्व 4 बार भारत आ चुका था। इसने 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल व सूखे स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। इसने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। कर्जन द्वारा स्थापित करवाए गए पुलिस आयोग के तहत प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना की गई। कर्जन ने भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिणी कमानों में बांटा। कर्जन ने कोवेटा में सैन्य अधिकारियों के परीक्षण हेतु एक कॉलेज की स्थापना की। भारत में प्रथम बार कर्जन के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। इस हेतु उसने प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 पास किया और साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के ही कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। कर्जन के शासनकाल में पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1903 ईस्वी के आधार पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर उसका वेतन बढ़ाया गया। उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया। प्रांतीय पुलिस विभाग और केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत कृषकों आदि को कम ब्याज दर पर उधार दिए जाने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड कर्जन का भीषणतम भारत विरोधी कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया जाना था।
कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबा देने की गलत नीयत से ही प्रशासनिक सुधार के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी अब कोलकाता। कर्जन द्वारा बंगभंग का मुख्य उद्देश्य था भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, ताकि आपस में लड़े और राष्ट्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन से हट जाए। कर्जन द्वारा बंगभंग किया जाना अंग्रेजी की फूट डालो राज करो की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। लाला लाजपत राय ने अपने एक भाषण में कर्जन के बारे में तीखी टिप्पणी यानी बंगभंग को लक्ष्य करते हुए कहा था, भारत स्वराज चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, जबकि कर्जन इस बंधन यानी गुलामी के काल को बढ़ाना चाहता है। हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे, जबकि वह चाहता था कि हम नम्र और अधिकृत बने रहे। हम प्रतिदिन सरकार मांगते थे, जबकि कर्जन ने हमेशा यह कोशिश की कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दे और घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10। 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीउल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी के समय में हुआ। 1907 ईस्वी में ही अंग्रेजों एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक इसी के समय में हुई। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया जाना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान घटी अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं थी खुदीराम बोस को फांसी और तिलक को 6 वर्ष का कारावास। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण रहा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए 12 सितंबर 1911 ईस्वी को। ब्रिटेन के राजा के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। दिल्ली दरबार में ही राजा जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में किसी क्रांतिकारी ने बम फेंक दिया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन इसी के समय में किया। फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। दिल्ली में फेडरल आयोग 1917 का गठन हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। जालियांवाला हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। तृतीय अंगल अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्स के ही कार्यकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में शुरुआत हुई। लॉर्ड रेडिंग 1921 से इसके समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा कांड घटित हुआ। चोरी चौरा कांड की घटना ने गांधी जी को हिला दिया। उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1921 ईस्वी में मोबला विद्रोह हुआ दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू किया। प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए, जिसके विरोध में क्रांतिकारियों ने समस्त भारत में हड़ताल का आयोजन किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास यानी देशबंधु सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना। रेडिंग
के ही कार्यकाल में किया। 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1922 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत के इलाहाबाद में दोनों स्थानों पर एक साथ आयोजित होने लगे। रेडिंग के शासनकाल में 1923 से 1925 ईस्वी के बीच कलकत्ता, अलीगढ़, मुल्तान, दिल्ली, अमृतसर आदि स्थानों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे फैले। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद की हत्या हुई। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में ही प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत यानी बम्बई आया, जिसका कांग्रेस ने पूरे भारत में बहिष्कार किया। 1929 ईस्वी में भारतीय उग्रपंथियों क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बसरा इरविन ने इन्हें बिना शर्त रिहा किया। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भारतीय तथा अंग्रेजी कैदियों के बीच भेदभाव करने के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की और 23 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पुनः स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और इसी के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी। लॉर्ड बेली गठन 1931 से 36। बेली गठन के कार्यकाल में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भागीदारी की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा कर दी। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन मंडल दिए जाने से गांधी जी दुखी हुए और इसके विरोध में आमरण उपवास पर बैठ गए। अंततः गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। बेली गठन के कार्यकाल में 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें भाग लेने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। इसी के शासनकाल में बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसी के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को पास किया गया। लॉर्ड बेली गठन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की। फिर से लॉर्ड बेली गठन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत में प्रथम बार चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सितारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष
बनाया गया। 1938 व 1939 में दोनों वर्ष बोस अध्यक्ष बने। 1939 में उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। बिना भारतीयों की अनुमति या सलाह के ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग के लिए पहली बार अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। लीग लिस्ट को ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कई कांग्रेसी नेता कैद कर लिए गए। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोग की जान गंवाई। लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 ईस्वी के कार्य में 1944 ईस्वी में गांधी जी वार्ता हुई, जो असफल रही, तथा 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर लिया। सितंबर 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि जून 1948 ईस्वी तक भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ। भारत में सत्ता हस्तांतरण हेतु 24 मार्च 1947 ईस्वी को इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित हुई। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। 18 जुलाई को इसे स्वीकृति मिली, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हुई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को ब्रिटिशों से आजादी मिल गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।